Hello everyone, very good morning. I'm back with some more idioms and phrases. I have some new idioms and phrases for you. आज मेरे पास आपके लिए कुछ नए idioms and phrases हैं जिनको आपने क्या करना है, अच्छे से सीखना है. These are very useful for you. आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं. So let's get started and keep learning. First one is black ox. जो पहला idiom है जो हमारा वो है ब्लैक ऑक्स. ब्लैक ऑक्स से क्या मीनिंग निकलता है उसके बारे में हम देखेंगे. यहाँ पे ब्लैक ऑक्स होता है मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य. ब्लैक ऑक्स मीन्स मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य. नेक्स्ट है हमारा ईगल साइटेड. EAGLESIGHTED. ईगल साइटेड का मतलब होता है, ईगल जानते हैं आप लोग, गिद्ध जानते हैं, यानी गिद्ध जैसी नजर होना, यानी बहुत तेज नजर होना. ठीक है, किसी की नजरें क्या होती हैं, बोलते हैं हम लोग बहुत तेज नजर है उसकी. तो वी कैन से ही इज ईगल साइटेड, यानी बहुत पैनी नजर है उसकी. तो इसका मतलब क्या होता है, कीन साइटेड, तीव्र. कीन साइटेड. ईगल साइटेड से मीनिंग निकलता है कीन साइटेड. नेक्स्ट जो हमारा इडियम है वह क्या है, लेम एक्सक्यूजेस. लेम एक्सक्यूजेस. देखिए लेम का मतलब होता है लंगड़ा और एक्सक्यूजेस होते हैं बहाने. लंगड़े बहाने, बहाने लंगड़े हो सकते हैं क्या, नहीं. इसका मतलब क्या हो गया कि झूठे बहाने बनाना. लेम एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, झूठे बहाने बनाना. तो मैं इसको कह सकता है, हम इसको कह सकते हैं फॉल्स एक्सक्यूजेस. फॉल्स एक्सक्यूजेस. लेम एक्सक्यूजेस का जो मीनिंग निकलता है वो क्या होता है, फॉल्स एक्सक्यूजेस. That's why I can translate, I can use this idioms in my own sentence. I can say he is making lame excuses. वह झूठे बहाने बना रहा है. ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट मैंने लिखा फोर्थ वन क्या है हमारा, कंगारू कोर्ट. ये बहुत ज्यादा यूज होता है, कंगारू कोर्ट. कंगारू कोर्ट का मतलब होता है, मैं पहले मीनिंग लिखता हूं उसका, अनऑफिशियल कोर्ट. अनऑफिशियल का मतलब होता है दोज हु डोंट हैव अथॉरिटीज, यानी ऐसी चीज या ऐसा कोई भी हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी समथिंग दैट हैज नो अथॉरिटी, यानी जिनको कोई अधिकार नहीं होता, जो लीगल नहीं है, इलीगल है. दिस इज दैट इज कॉल्ड अनऑफिशियल कोर्ट. यानी ऐसे कोर्ट हु आर गिविंग डिसीजंस बट अनऑफिशियली, यानी वो लीगली रेस्पॉन्सिबल नहीं है, लीगली उनको कोई ऑथराइजेशन नहीं है कि वो कोई भी डिसीजन दे, बट दे आर गिविंग. दिस इज कॉल्ड कंगारू कोर्ट. आप लोगों ने नक्सलाइट के बारे में सुना होगा, वहां पर नक्सली वगैरह जो है उनकी पंचायत चलती है, उनका अलग से कोर्ट चलता है अपना. यानी वहां अगर कोई इंसिडेंट होती है तो उसका जो फैसला करते हैं वो लोग खुद ही आपस में करते हैं. किसी को शूट कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, जो भी चीजें होती है तो उनको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज कंगारू कोर्ट. वो एक क्या है, कंगारू कोर्ट है. यानी जहां फैसले अनऑफिशियली होते हैं, यानी लीगली नहीं होते, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से चीजें नहीं चल रही होती, दैट इज कॉल्ड कंगारू कोर्ट. इसका मीनिंग क्या निकलेगा, अनऑफिशियल कोर्ट. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है लैम्प इन थ्रोट. lump in throat. lump in throat से मतलब निकलता है a highly emotional state. यानी एक
ऐसा समय जब हम बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इमोशनल होते हैं, यानी कोई ऐसा मूवमेंट हो, कोई ऐसा क्षण हो जहां पर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, भावुक होते हैं। सो वी कैन से आई एम इन लंपिंग थ्रोट, यानी मैं बहुत ज्यादा क्या हूं, ये मेरे इमोशंस की हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लंपिंग थ्रोट। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एन आयरन विल। नेक्स्ट इडियम है एन आयरन विल, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। इसका जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ प्रतिज्ञा, इसको हम कह सकते हैं। An iron will, I take an iron will that I would crack IIT एग्जाम, यानी यह मेरा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि मैं IIT एग्जाम पास करूंगा, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं। तो आयरन विल से मतलब क्या निकलता है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेना कि मुझे कोई भी काम करना है तो बस करना है। आई हैव नो लेम एक्सक्यूजेस, मेरे पास कोई भी बहाने नहीं है, कुछ भी नहीं है। I have to do this one. So this is called strong determination and iron will, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सेवंथ हमारा इडियम है वो है all moon signs। all moon signs, यानी सारे चंद्रमा चमकते हैं। क्या मतलब हो सकता है इसका? इसका मतलब होगा far from reality, यानी वास्तविकता से परे होना, दूर होना। एक्चुअल में हमको पता नहीं है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, बट वी आर गिविंग आवर ओपिनियंस, लेकिन हम अपने ओपिनियंस देते रहते हैं। इन टुडेज कॉन्सेप्ट आप लोग देख सकते हैं, इंडियन फोर्सेस आर एट द स्टेज ऑफ वार विद चाइना, यानी जो इंडियन फोर्सेस है आज की डेट में चाइना के साथ युद्ध की स्थिति पर खड़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ बैठे बैठे सोशल मीडिया वगैरह पर, ऐसे प्लेटफॉर्म पर चीजों को कर रहे हैं, हम लोग बोलते हैं ऑल मून साइंस, कुछ भी नहीं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो वी आर फार फ्रॉम रियलिटी, हम लोग रियलिटी से क्या है, परे नहीं, परे है। वास्तविकता हमको पता नहीं है कि एक्चुअल में वहां क्या पोजीशन होती है, क्या क्राइटेरिया होता है। वॉर इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग, वॉर किसी भी लड़ाई का सॉल्यूशन नहीं है। सो हमारे लिए ये चीजें क्या है, हमको बहुत आसान लगता है कि अरे उन्होंने मार दिया तो हमने क्यों नहीं मारा। वी आर फार फ्रॉम रियलिटी, हम वास्तविकता से क्या है, परे हैं। सो ऑल मून साइंस फॉर अस, ठीक है। ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा इडियम फ्रेज वो क्या है, an olive branch, an olive branch, an olive branch का मतलब निकलता है an offer of peace, an offer of peace, यानी आप लोग ने देखा होगा जब भी वॉर डिक्लेयर होता है, लड़ाई वगैरह चल रही हो, तो दूसरी व सामने वाला जो कोई भी कंट्री हो या जो पार्टी है, अगर वो सरेंडर करना चाहता है तो ऑलिव ब्रांच या सफेद कपड़ा, यानी जो ऑलिव की, जो जैतून की जो शाखाएं होती हैं, आपने देखा होगा जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, उसका जो एम्ब्लेम है यानी प्रतीक चिन्ह है, वो भी क्या है, दो कर्व्ड ऑलिव ब्रांचेज हैं, यानी दो मुड़ी हुई जैतून की शाखा हैं जो एक इस तरह से एक दूसरे को क्या करती हैं, शायद इंटरेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस तरह से वो एक एम्ब्लेम बना हुआ है, वो किसके लिए है, पीस के लिए, यानी शांति के लिए। तो वी कैन से एन ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है, एन ऑफर ऑफ पीस। जब भी आप शांति की उम्मीद कर रहे हैं, आपको प्रस्ताव रख रहे हैं किसी को कि भाई हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते, सो दिस इज कॉल्ड एन ऑलिव ब्रांच, ठीक है, एन ऑफर ऑफ पीस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा टू बर्न अ होल इन द पॉकेट, टू बर्न a hole in the pocket, इसका मीनिंग निकलता है
मनी दैट इज स्पेंट क्विकली, यानी ऐसा धन जो बहुत तेजी से बहुत जल्दी से क्या खर्च होता है। मनी दैट स्पेंट क्विकली, यानी ऐसा पैसा, ऐसा धन जो बहुत तेजी से क्या होता है, खर्च होता है, उसको बोल सकते हैं आई हैव मेड अ वर्म होल इन द पॉकेट। इज दैट क्लियर? 10 10वां है हमारा स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसका मीनिंग क्या निकलता है? स्लो but continuous at pace। आप धीरे तो कर रहे हैं लेकिन कंटिन्यूअस एट पेस, धीरे धीरे आपने जो गति है, आपकी जो पेस है, वो आपने मेंटेन कर रखी है, उसको आप रुके नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने 1 किलोमीटर की दौड़ लगाई एक झटके में और फिर उसके बाद मैं खड़ा हो गया। कछुए की गति से, यानी धीरे धीरे आप 5 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं, लेकिन अगर अचानक से दौड़ना शुरू किया तो आप एक या कुछ ज्यादा किलोमीटर दौड़ने के बाद सांसें फूलने लगती हैं। बट हम कंटिन्यूअस पेस से दौड़ेंगे तो हो सकता है हम 2-4 किलोमीटर दौड़ सकते हैं इजीली। सो दिस इज कॉल्ड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तभी तो हम लोग कहते हैं कि जो कंटिन्यूअसली लगा रहता है, चीजों में एंगेज रहता है, जो कंटिन्यूअसली पढ़ता रहता है, बेशक 4 घंटे पर डे पढ़ रहा हो तो वह काफी कुछ कर सकता है। एक दिन तो हम 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लिए, लेकिन 3 दिन तक हमने बुक को खोल करके नहीं देखा तो उसका कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू बी स्लो एंड स्टडी। आप स्लो के साथ साथ स्टडी भी आपको होना चाहिए, यानी आप स्लो तो है लेकिन आप क्या है, स्टडी भी हैं, यानी आप कंटिन्यूअस है पेस पर, आप कंटिन्यूअसली चीजों में एंगेज हैं, आप करते रहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्लो एंड स्टडी। कछुआ और खरगोश वाली कहानी आपने सुनी होगी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो यह वही है कि जो स्लो होता है लेकिन कंटिन्यूअस होता है पेस पर, लेकिन लगातार चलता ही रहता है, तो वह क्या होता है, वही रेस को जीतता है। इज दैट क्लियर? सो वी नीड टू बी स्लो एंड स्टडी। अब हम जरूरी नहीं कि स्लो ही रहे, हम फास्ट होने के साथ भी स्टडी हो सकते हैं, ठीक है। ये एक कहावत है, इसलिए यहाँ पे यूज हो रहा है स्लो एंड स्टडी। नेक्स्ट 11 जो है हमारे पास वो है इफ्स एंड बट्स, डाउटफुल। इफ्स एंड बट्स, डाउटफुल। बोलते हैं ना भाई ये क्या किंतु परंतु लगा रखा है, इफ्स एंड बट्स, किंतु परंतु। मैं ऐसा करना चाहता था लेकिन ऐसा हो गया, मैं वहां जा रहा था लेकिन बीच में ये हो गया वो हो गया। तो अगर ऐसे कोई आपको बेवकूफ बना रहा है, ऐसी कोई बातें कर रहा है, तो आप सस्पिशियस होते हैं उसके लिए कि कोई ना कोई दाल, समथिंग इज फिशी, यानी दाल में कुछ ना कुछ खा रहा है, यानी डाउटफुल रहते हैं हम। दैट्स व्हाई इफ्स एंड बट्स का मतलब क्या होता है, डाउटफुल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 12 जो है हमारा वो है कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स। अब ये कुत्ते बिल्ली आपस में लड़ नहीं रहे यहाँ पर, इसका मतलब निकलता है टू रेन हैविली, यानी बहुत जोरों से बारिश होना, टू रेन हैविली। इस कैट्स एंड डॉग्स टुडे, इट इज कैट्स एंड डॉग्स टुडे, यानी आज बहुत तेजी से बारिश हो रही है, ठीक है। तो जब बहुत तेज बारिश होती है तो उस सेंस में इसको कह सकते हैं कैट्स एंड डॉग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप इनको याद रखें। याद तो आपको सारे करने हैं, सम अबाउट 80 के आसपास मैं आपको लिखा चुका हूँ आज, या 80 से ज्यादा भी हो सकते हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे थे आपको बताने के लिए, लेकिन ये कुछ मैंने पिक आउट किए हैं कि ये मेरे को लगता है ज्यादा क्या है, एप्रोप्रिएट है, आपको ये तो कम से कम आने ही चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू ऑल दिस। नेक्स्ट हमारा जो है 13 लिखते हैं, शुरू करते हैं। 13 है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद
full luggage और belongings, यानी हमसे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वे सारी की सारी, यानी be ready with bag and baggage, we are going for picnic and you have to be ready with your bag and baggage, यानी हम पिकनिक पर जा रहे हैं और आपको अपने बोरिया बिस्तर सब साथ लेकर के जाने हैं, यानी जो भी आपसे जुड़ी हुई चीजें हैं रिक्वायरमेंट की वो सारी की सारी आपको लेकर के जानी है। सो दिस कैन बी सेड बैग एंड बैगेज विद फुल लगेज, ठीक है, पूरा बोरिया बिस्तर जैसे हम लोग यूज करते हैं। 14 जो है हमारा वो है पिक होल्स इन वंस कोट, पिक होल्स इन वंस कोट, यानी अपने ही कोट में जो छेद हो चुके हैं, होल हो चुके हैं, उनको ढूंढना। इसका मतलब क्या हो सकता है? टू फाइंड फॉल्ट, यानी अपनी गलतियां ढूंढना। इसका मतलब क्या होगा? टू फाइंड फॉल्स, टू फाइंड फॉल्स। तो पिक होल्स इन वंस कोट, इसका मतलब क्या होता है? टू फाइंड फॉल्ट्स। नेक्स्ट जो 15 हमारा है देखते हैं वो क्या है। आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड लर्निंग द थिंग्स whatever we are doing here. 15 15वां कौन सा है? 51 है पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। कभी कभार आपके टीचर जब नाराज होते हैं तो आपने सुना होगा वो बोलते होंगे आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी मैं इतना ज्यादा सन्नाटा चाहता हूं कि अगर कोई पिन यानी छोटी सी पिन भी गिरती है तो उसकी भी आवाज आनी चाहिए। इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड पीस, यानी बिल्कुल जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते उतनी ज्यादा शांति, ठीक है। तो पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब क्या निकलता है? अनएक्सपेक्टेड पीस। पिन ड्रॉप साइलेंस। 16 है अ निगनॉग, निगनॉग। अनिगनॉग का मतलब होता है फूल, मूर्ख। जो मूर्ख होते हैं उनको हम निगनॉग भी बोल सकते हैं। ही इज अ निगनॉग, वह एक मूर्ख व्यक्ति है, ठीक है। 17 हम कैरी करते हैं मच क्राई एंड लिटिल वूल, मच क्राई एंड लिटिल वूल। आपने एक कहावत भी सुनी होगी, खोदा पहाड़ निकली चुईया, यानी बहुत ज्यादा मेहनत करने पर बहुत कम प्राप्त करना, उसको बोलते हैं हम लोग मच क्राई एंड लिटिल वूल, यानी बहुत ज्यादा रोए और ऊन कितनी मिली हमको? थोड़ी सी मिली। तो इसका बेसिक मीनिंग यहाँ ये नहीं होता, इसका मीनिंग क्या निकलता है? वो होता है डिसअपॉइंटिंग आउटकम्स, डिसअपॉइंटिंग आउटकम्स, यानी निराशाजनक परिणाम निकलना। यानी पहाड़ तोड़ दिया, पूरा पहाड़ तोड़ दिया और उसके बाद भी क्या मिला? मेहनत हमारी क्या हो गई? बेकार हो गई, यानी मेहनत जो हमने जो भी मेहनत की पूरे पहाड़ को तोड़ने में वो बेकार हो गई। मिला क्या? हमको कुछ भी नहीं मिला। सो मच क्राई एंड लिटिल वूल मींस डिसअपॉइंटिंग आउटकम्स, यानी निराशाजनक परिणाम निकलना, ठीक है। आपको किसी ने बताया गया यहाँ ये गड्ढा खोदो उसके नीचे सोना निकलेगा, वो आप लगे रहे, आपने 10-20 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया और वहां कुछ नहीं मिला, तो वो क्या होगा? लिटिल मच क्राई एंड लिटिल वूल, इट मींस डिसअपॉइंटिंग आउटकम्स। तो वो आपके लिए क्या रहेगा? निराशाजनक परिणाम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो 18 है हमारा, उसके बारे में बात करते हैं। 18 है मिस द मार्क, मिस द मार्क,
द मार्क का मतलब होता है टू फेल, यानी जो मार्क सेट कर रखा था उस तक हम नहीं पहुंच पाए, सो वी हैव मिस द मार्क, यानी टू फेल। मान लीजिए कोई एग्जाम दिया आपने, 100 नंबर का एग्जाम था और वहां पर जो मार्क था, ठीक है, कि अगर इफ यू गेट 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 देन यू विल पास, तब आप पास होंगे, यू विल पास द एग्जाम। इफ यू हैव लेस मार्क्स ऑफ 80 देन यू आर फेल। अब मान लीजिए आपने 78 या 79 स्कोर किया आउट ऑफ 100, सो यू कैन से आई हैव मिस्ड द मार्क, यानी आई हैव मिस्ड द मार्क, मैं क्या हो गया, असफल हो गया, टू फेल, यानी आपको 80 तक पहुंचना था बट यू ऑब्टेन्ड ओनली 79 मार्क्स, दैट्स व्हाई यू हैव मिस्ड द मार्क, आई मीन टू से यू गॉट फेल, आप असफल हो गए, ठीक है, यू फेल्ड। उस सेंस में, उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। 19 जो हमारा इडियम है वो क्या होगा, किक द बकेट, ये इंग्लिश स्पोकन में बहुत यूज होता है, किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, किक द बकेट का मतलब क्या होता है, टू डाई, यानी मर जाना। हम इसको ऐसे किसी सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं, माय ग्रैंडफादर हैड किक्ड द बकेट, ठीक है, माय ग्रैंडफादर किक्ड द बकेट, यानी माय ग्रैंडफादर इज नो मोर, ही इज नो मोर, ही हैज गॉन, हम ऐसे यूज कर सकते हैं, यानी जब भी कोई गुजरता है, पास में होता है, मरता है, तो उस सेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, किक द बकेट, ठीक है। किक द बकेट का मीनिंग क्या निकलता है, टू डाई, यानी बाल्टी को ठोकर मारना, लात मारने से मतलब नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, समवन हु हैज डाइड, जो कोई मर चुका है, उस केस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, टू किक द बकेट। इज दैट क्लियर? 19 के बाद जो 20th है हमारा, देखते हैं हमारा क्या है, किस द रॉड, किस द रॉड, किस द रॉड का मतलब होता है टू एक्सेप्ट पनिशमेंट, यानी दंड को स्वीकार कर लेना। आई हैव किस द रॉड वॉट एवर आई गॉट, यानी मुझे जो भी दंड मिला था, मुझे जो भी पनिशमेंट मिला था, वो मैंने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। सो यू कैन से आई हैव किस्ड द रॉड। 20 के बाद देखते हैं हम लोग 21, क्या है हमारे पास, किस द डस्ट, लेकिन डस्ट क्या होता है, धूल, किस द डस्ट यानी धूल को चूमना। आपने सुना होगा ना, धूल चटा देना, आपने मुहावरा सुना होगा, तो धूल चटा देने का मतलब क्या होता है, किसी को हरा देना, किसी को जमींदोज कर देना, ठीक है, समवन यू हैव मेड डिफीटेड, यानी किसी को आपने हरा दिया, उसको हम कह सकते हैं किस द डस्ट। इसका मतलब होगा टू ह्यूमिलेटेड, टू ह्यूमिलेटेड, किसी को हरा देना, पराजित कर देना, उसको हम कह सकते हैं किस द डस्ट। 22nd, इन द निक ऑफ टाइम, in the nick of time, just in time, in the nick of time का मतलब होता है यानी बिल्कुल at the point of time, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट सटीक समय पर। so we can say I am in the nick of time. Your exam was going to started, आपका एग्जाम शुरू होने के लिए जा रहा था, and you were late, आप घर से लेट थे, but you just reached in the nick of time, लेकिन आप जब शुरू होने ही जा रहा था, कैसे न कैसे करके वहां पर आप लोग पहुंच गए। so you can say I was just nick of time, मैं बिल्कुल समय पर ही पहुंचा था, ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। 23rd जो है हमारा, वो क्या है, हैंड टू हैंड,
यानी बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई, उसको बोल सकते हैं हैंड टू हैंड। बोलते हैं ना हैंड टू हैंड, मैंने उसका खिलाफ कर दिया, उसने भी मारा मेरे को, मैंने भी उसको मारा। सो हैंड टू हैंड का मतलब क्या होता है? क्लोज फाइट, ठीक है। 24th है गाला डे। गाला डे, गाला डे का मतलब होता है एन इंपोर्टेंट डे। एन इंपोर्टेंट डे यानी कोई महत्वपूर्ण जो दिन होता है, दिवस होता है, उसको हम बोल सकते हैं दिस इज अ गाला डे। गाला का मतलब ही क्या होता है? बड़ा, बहुत बड़ा। जो गाला जो है वर्ड, इसका मतलब ही क्या निकलता है? बहुत बड़े से निकलता है, ठीक है। सो उसको हम कह सकते हैं एन इंपोर्टेंट डे। लास्ट वन है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस, टू क्रॉस सॉर्ड्स। टू क्रॉस सॉर्ड्स, इसका मतलब होता है टू फाइट, लड़ाई करना, युद्ध करना, यानी तलवारें खींच लेना, तलवारें निकाल लेना। जब तलवारें खींचती हैं तो क्या होता है? लड़ाई ही होती है, ठीक है। युद्ध के मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने होती है तो वो क्या होती है? टू क्रॉस स्वॉर्ड्स, टू फाइट, ठीक है। तो टू क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब होता है टू फाइट, यानी तलवारें खींच जाना, तलवारें निकल जाना। उससे क्या मीनिंग निकलेगा हमारा? टू फाइट। तो जब ये इडियम्स और फ्रेजेस यूज होंगे, जब भी आप इनके बारे में सीखेंगे, आप इनको पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो आपने जो एक्चुअल मीनिंग निकलता है उस पर आपने ध्यान देना, नोटिस करना है, ठीक है। वर्ड्स कुछ और दे रखे होते हैं, मीनिंग कुछ और निकलता है, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आप स्पेक्टिकुलेट नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते चीजों को। यहाँ पर आपने चीजों को सीखना होगा, लर्न करना होगा, ठीक है। टू लर्न इडियम्स एंड फ्रेजेस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वे टू गेट ओवर दैट, यानी इनके ऊपर जो अगर आपको पार पानी है, काबू पाना है, तो आपने क्या करना है? सिर्फ याद ही करना होगा, याद करना ही एक सॉल्यूशन है, ठीक है। मे भी हो सकता है, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ज्यादा से ज्यादा, इनको बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, अपने ओन सेंटेंसेस में इनको यूज करते हैं या रिवाइज करते रहते हैं, तो भी आपको चीजें क्या रहेंगी? रिमाइंड रहेंगी, याद रहेंगी। सो आपने करना क्या है? इनको याद करना है और प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। और जब स्कूल ओपन होंगे तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस आपसे लिखवाए जाएं, और मैं भी कोशिश क्या करूंगा कि ये जो इडियम्स एंड फ्रेज मैंने आपको पढ़ाया है, मैं ज्यादा से ज्यादा यूज करूं आपके साथ, ताकि आप भी यूज्ड हो जाएं, ठीक है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, एंड सिंस tomorrow we are going to start a new topic, whatever that you will get in next video, जो भी होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। एंड within a few days I am gonna take your test, और आने वाले कुछ दिनों में मैं आपका टेस्ट लेने के लिए जा रहा हूँ। मे भी हो सकता है वहाँ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हो, मे भी हो सकता है वहाँ पर एडवर्ब भी हो, मे भी हो सकता है वहाँ पर मैंने एडजेक्टिव भी पढ़ा है आपको, एडजेक्टिव भी हो सकता है, मैंने आपको प्रीपोजिशन पढ़ा है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी आपका टेस्ट हो सकता है। तो आपको जो सभी कंटेंट मैंने पढ़ा है वो सबका सब क्या होगा? क्लियर होना चाहिए। और जब भी आपका टेस्ट होगा उससे एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक और या चैप्टर का मैं टेस्ट लेने के लिए जा रहा हूँ। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ, उसके हिसाब से आप खुद को तैयार भी कर सकते हैं। आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड कीप गोइंग, कीप लर्निंग, बी सेफ। थैंक्स।